प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो वर्ष 2022-23 के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती होना है। साथियों, ये आप सभी लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्रिय साथियों, बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे थे कि सर हम पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा 19 का 21 का मेंस भी है, पटवारी के एग्ज़ाम भी हमको देना है, फॉरेस्ट के भी एग्ज़ाम देना है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो पीएससी वाले छात्र हैं, देखिए ज़रा, जब हम पीएससी की बात करते हैं तो पीएससी में आप ज़रा देखिए, हम सी सेट पढ़ते हैं और इसके अलावा जीएस पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा साथियों कि ये जो जीएस वाला टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। साइंस भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक तो विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एमपी का जीके पढ़ते हैं, एमपी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसमें हम कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। ये विभिन्न टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं। साथ में जरा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, सी सेट में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स भी होता है, ठीक है, रीजनिंग भी होती है। तो आप देखिए ज़रा, जो हमारा पटवारी का सिलेबस है या जो हमारा फॉरेस्ट का सिलेबस रहेगा, उसमें मैथ्स रीजनिंग जीएस ही रहेगा, और स्पेशली एमपी को। और पीएससी में भी आप देखोगे ये सारी चीज़ें। अगर आप पीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तब तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हम जो है यहाँ पे संपूर्ण डिटेल में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का जीके पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि अगर आपने बेटर तरीके से प्रिपरेशन किया है, आपकी बहुत ही सटीक रणनीति है, तो आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आप देखोगे कि हमारा जो 2022 वाली जो नोटिफिकेशन है, ये एमपीपीएससी का 2022 का जो नोटिफिकेशन है, ये अभी दिसंबर तक आ जाएगा। और इसके जो एग्ज़ाम है ये कब होना है, मई में होना है। तो थोड़ा सा अब आप अलर्ट हो जाइए, जो है आप अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा साथियों, कि बहुत सारे बच्चे जो है लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चूँकि वो कुछ प्रेशर में भी हैं, उनको परिवार का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है। साथियों, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि हमारे 3 सालों से कोविड की वजह से कोई वैकेंसी नहीं आ पाई थी। ऊपर से क्या हुआ कि ये मध्य प्रदेश में जो आरक्षण को लेकर जो विवाद चल रहा है, ठीक है, अभी हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन नहीं दे पाया है। हालांकि सरकार ने और हाई कोर्ट ने जो है एक मध्यस्थ मार्ग निकाला है, उसके तहत भर्ती कंटिन्यू होने लगी है। और एक चीज़ और, कि आप बिल्कुल प्रेशर में प्रिपरेशन मत कीजिए। आपको समाज की चिंता और परिवार की चिंता अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी केवल अपने कैरियर की चिंता करना है। जब हमारा कैरियर संवर जाएगा, तो साथियों हम परिवार की भी जो है जिम्मेदारी उठाएंगे और समाज की भी जिम्मेदारी उठाएंगे, है ना। इसलिए अभी इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। और दूसरी चीज़, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। साथियों, आप जानते हो कि हमारे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ संघर्ष किया था। जब भगवान ने संघर्ष किया है तो हम तो इंसान हैं। तो साथियों, संघर्ष जीवन से लगा हुआ है। कई चुनौतियाँ आएंगी, कई समस्याएं आएंगी, आपको इन सभी समस्याओं से निपटना है और एक योग्य कुशल जो है नागरिक बनना है। समाज के प्रति, देश के प्रति जो है आपको ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इसके लिए आपको मेहनत करना है और परीक्षा में सफल भी होना है। तो आप बिल्कुल धैर्य से, पैसेंस से काम लें, सही तरीके से रणनीति बनाएं और फिर प्रिपरेशन करें।
हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन और अभी भी चल रही है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है नॉलेज नहीं मिल पाता है, उनको हम ऑनलाइन जो है कुछ समय बाद हमारी लाइव क्लासेस होगी और हम कोशिश करेंगे कि सारे सिलेबस आपको कवर करवाएं। साथियों, आप लोगों को नोट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। नीचे हमारा जो है अभी चैनल पे नीचे हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे हमने सारी नोट्स को अपलोड कर दिया है। चाहे पीएससी प्रीलिम्स की सारी यूनिट हो या पीएससी मेंस के सारे पेपर हो, 6 ही पेपर के, या फिर हमारे पटवारी चयन परीक्षा हो, फॉरेस्ट गार्ड चयन परीक्षा हो, इन सभी की हमने नोट्स अपलोड कर दिया है। तो आप लिंक को जो है ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है प्रिय साथियों, एक और कि आप लोग जो है चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंचता रहे। प्रिय साथियों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एमपीपीएससी में भी आप देखोगे 35 से 40% वेटेज है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे, जैसे भी पटवारी, फॉरेस्ट, ठीक है, इसके अलावा जो ग्रुप 2 के हैं, इन सभी में एमपीजीएस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चलिए, और एक चीज़ और है, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मैं समझ सकता हूँ उनको परिवार, सबसे पहले परिवार से लड़ना होता है, फिर समाज से लड़ना होता है, और फिर एक एग्ज़ाम से लड़ना होता है। आप देखिए इन चुनौतियों के बीच वो जो है और फिर सफल भी होती हैं। और इसी तरीके से आपको अपना मनोबल बढ़ाए रखना है, और आप जो है अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, और निश्चित रूप से आप तैयारी में लग जाइए, आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, अपना मनोबल बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चर्चा शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो? अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं मध्य प्रदेश की प्री कम मेंस, वो जो है यहाँ पर अपने टॉपिक को कवर करें इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, आंसर राइटिंग हम जो है क्लास में बताते रहेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो साथियों? देखिए, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है इसको कई संबोधन से जाना गया है। इसको आप देखिए, हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। ये हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश की संज्ञा हमारे मध्य प्रदेश के भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको मतलब प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दिया था। पहली चीज, इसको हम नदियों का मायका भी बोलते हैं। क्यों साथियों? नदियों का मायका, ठीक है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, अर्थात बहुत सारी नदियों का उद्गम हमारे यहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल, केन, बेतवा, और ये जो है अन्य राज्यों में भी अपना जल प्रवाह या बेसिन क्षेत्र जो है कायम करती है, ठीक है, सिंचाई करती है, तो इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा गया है। तीसरा, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है। साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 526 टाइगर के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ टाइगर स्टेट जो है 526 टाइगर है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, टाइगर सेंसस हम देखेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर को घनत्व अर्थात डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज, चौथा पॉइंट हम ध्यान रखते हैं साथियों, मध्य प्रदेश को जो है लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। लेपर्ड स्टेट क्यों? क्योंकि सर्वाधिक तेंदुए भी मध्य प्रदेश में हैं, सर्वाधिक तेंदुए भी मध्य प्रदेश में, लगभग जो है 3241 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा साथियों, आपको एक और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहा जाता है।
अभी हाल ही में नामीबिया, साउथ अफ्रीका से हमारे यहाँ चीते लाए जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा क्या है, पालनपुर कूनो है, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य है, वहाँ पर हमने क्या काम किया है, चीतों को संरक्षित किया है। भारत में 1948 से ही चीता विलुप्त हो गए थे। ये पहला प्रयास है कि हमारे यहाँ चीते का पुनर्वास किया जा रहा है। साथ में अभी तो हमने पालनपुर कूनो पे किया है, इसके अलावा जो है हम नौरादेही सागर में भी करने वाले हैं। चलिए साथियों, मध्य प्रदेश को नीम स्टेट की संज्ञा भी दी गई है। आपको पता होगा कि नीम का जो पौधा होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश को क्या सोया स्टेट की संज्ञा भी दी गई है, अर्थात पूरे भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का कहीं उत्पादन होता है तो वो मध्य प्रदेश राज्य है। और आपको पता होगा कि पिछली हमारी जो कमलनाथ सरकार थी उसने क्या काम किया था कि छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल भी मनाया था, है ना। तो सोया स्टेट और इसके अलावा कॉर्न फेस्टिवल भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश को इन कई नामों से जाना जाता है। प्रिय साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ये देखिए जरा, जब हम मध्य प्रदेश की, मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ, ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, आप देखोगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये जो है मध्य प्रदेश का जो है, हाँ हो सकता है कुपोषित मध्य प्रदेश हो, हालांकि पहले हमारा कुपोषण में नंबर 1 था। अब प्रदेश सरकार समय समय पर कदम उठा रही है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1956 को आपको पता होगा कि इसमें जो है उस समय छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ भी एक पृथक राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप कब का है, 1 नवंबर सन 2000 का। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 का ये वर्तमान स्वरूप है। मध्य प्रदेश साथियों एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित राज्य का मतलब ये होता है लैंडलॉक्ड स्टेट, ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य देशों को छूती है और ना ही समुद्र को स्पर्श करती है। ऐसे राज्य लैंडलॉक्ड राज्य कहलाते हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी अन्य देशों को छूती है। क्या सुना है, बताइए आप। मध्य प्रदेश जो आप देख रहे होंगे, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, और इसके अलावा ये हमारा गुजरात है, ये हमारा महाराष्ट्र है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से आप देखोगे कि 5 राज्यों से हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। साथियों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर हम चर्चा करेंगे। इसको हम मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। एक हमारा मध्य प्रदेश का भौतिक, दूसरा हम इसका राजनीतिक, और तीसरा इसका ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि साथियों इससे हमको पढ़ने में सुविधा होगी। कैसे सुविधा होगी? क्योंकि हमारा प्रीलिम्स का जो MPPSC है, यूनिट 1, 3 और 5 MP से है स्पेशल। इसके अलावा हमारा मेंस में बात करें तो जो पार्ट 2 है, पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 है, उसमें MP की यूनिट भौगोलिक है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, और पटवारी और अन्य एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये 5 राज्य, जिसमें आप देखोगे साथियों कि हमारा यहाँ पर जो है 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ आप देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व राजस्थान है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, और इसके अलावा दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। इसका उत्तरतम बिंदु हम बात करें तो ये उत्तरतम बिंदु क्या है साथियों? मुरैना है। दक्षिणतम बिंदु हम बात करें तो बुरहानपुर है। क्या है? बुरहानपुर है। पूर्वतम हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिंगरौली मिलेगा।
क्या मिलेगा, सिंगरौली मिलेगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा पूर्वतम बिंदु जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिंगरौली है। और पश्चिमतम हम बात करें तो यहाँ पर अलीराजपुर मिलेगा। क्या मिलेगा, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर मिलेगा। इस तरीके से अब प्रश्न उठता है साथियों कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब बात करेगा कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जिले, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। सर्वाधिक 13 जिले जो है, 13 जिले की सीमा जो है किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। लेकिन सर्वाधिक एरिया वाइज हम बात करें, ठीक है, एरिया वाइज की बात करें तो मैक्सिमम सीमा जो है राजस्थान की स्पर्श करती है। आपको एग्जाम में क्लियर करना है, कुछ पुस्तकों में उत्तर प्रदेश दिया है, तो जब जिलों की संख्या के मामले में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिले की सीमा, ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, लेकिन जब सर्वाधिक क्षेत्र की बात करेगा तो राजस्थान। ये डेयरी फेडरेशन में पीईबी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, तो वहां पर ध्यान रखोगे राजस्थान। सबसे कम जो सीमा है वो किसकी करती है, गुजरात राज्य करती है। ठीक है, मिनिमम सीमा जो है गुजरात राज्य की करती है। अब साथियों ये यहां से लेके यहां तक की हम बात करें और यहां से लेके यहां तक की हम बात करें तो ये हमारी 605 किलोमीटर पूरी हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई जो है कितनी है, 870 किलोमीटर के आसपास। अर्थात उत्तर से दक्षिण हमारी 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम हमारी लंबाई 870 किलोमीटर है। तो प्रश्न उठता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों हम जब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 308252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरे देश का हम बात करें तो पूरे देश का 9.38% जो है हमारा मध्य प्रदेश है। साथियों फिर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि कुछ कुछ पुस्तकों में हमको कितना मिलता है, 308245 वर्ग किलोमीटर, इतना भी मिलता है। तो साथियों इसको ध्यान में रखिएगा, पहले यहाँ पर एक किरार घाटी थी। कौन सी घाटी थी, किरार घाटी विवाद था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अब ये किरार घाटी मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई है, लगभग ये 7 वर्ग किलोमीटर के आसपास थी और इस तरीके से मध्य प्रदेश में अब क्षेत्रफल हो गया 308252 वर्ग किलोमीटर, है ना। और भारत में इसका सेकंड स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो ध्यान रखिएगा, अब किरार घाटी विवाद है ना, ये समाधान हो गया है, ये मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्रिय साथियों अब इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से मेंस में भी प्रश्न निकलता है। तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है ये जो है 21 डिग्री, कितना, 21 डिग्री 6 अंश से, 21 डिग्री 6 अंश से ये कितना है, 26 डिग्री 30 अंश। यहाँ पर 26 डिग्री 30 अंश। ठीक है, ये इसका जो है क्या है, अक्षांशीय स्थिति है ना। 21 डिग्री 6 अंश से 26 डिग्री 30 अंश, अर्थात यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ। ये देखिए, ये 21 डिग्री 6 अंश से ये कितना है, 26 डिग्री 30 अंश, है ना। ये उत्तरी अक्षांश है ना, 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश। और ये देखिए जरा, यहाँ पे हम बात करें कि मध्य प्रदेश अगर पूर्वी विस्तार की बात करें, ठीक है, ये अक्षांश से स्थिति। अब देशांतरी स्थिति की बात करें तो हमारा जो देशांतर है ये कितना है साथियों कि 74.9 डिग्री से, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 26 डिग्री 21 डिग्री 6 अंश, है ना। यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं बीच में लिख देता हूँ,
26 डिग्री 30 अंश है। ये उत्तरी अक्षांश से इतना उत्तरी अक्षांश। दूसरा पूर्वी देशांतर की बात करें तो यह हमारा कितना है 74.9, 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से ये कितना हमारा 82 डिग्री कितना 82 डिग्री 48 अंश। ठीक है, इतना पूर्वी देशांतर है। आप सोचोगे कि भाई ये उत्तरी ये दक्षिणी होना था, ऐसा नहीं। दरअसल आपने पढ़ा होगा, ये हमारी पृथ्वी पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ से ठीक 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ 23.5 डिग्री से मकर रेखा गुजरती। ये 0 डिग्री जो है ये भूमध्य रेखा होती है या विषुवत रेखा होती है। तो भारत की स्थिति इस गोलार्ध पर है, इसलिए देखिए नॉर्थ गोलार्ध, इसलिए हमने उत्तरी अक्षांश लिखा, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। ये देखिए ये जो है ये कौन सा क्षेत्र रहेगा, ये पूर्वी गोलार्ध पूर्वी क्षेत्र रहेगा, ये पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत यहाँ पर है, भारत के ठीक बीचों बीच मध्य प्रदेश है, तो ये हमारा क्या रहेगा इतना 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर। समझ गए आप? जब इंडियन ज्योग्राफी या हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां क्लियर करेंगे। आगे हम बात करते हैं साथियों, आप देखोगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब भी हमने पढ़ा देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। ये कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ से प्रश्न बना है साथियों कि कर्क रेखा सर्वाधिक किसके नज़दीक से होकर गुजरती है, भोपाल है, राजगढ़ है, सागर है, ठीक है, या फिर अन्य। तो आप इसको ध्यानपूर्वक जो है मैप में देखोगे या नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लोगे इसको, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे चलिए तो आप देख लीजिएगा, उसको याद नहीं होगा तो बताइएगा, मैं याद करवा दूंगा बहुत आसान ट्रिक से, ठीक है। दूसरी चीज भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य में आप देखोगे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर भारत में हम विश्व में बात करें तो विश्व के लगभग 14 से 15 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे मैक्सिको है, मॉरिटेनिया है, ठीक है, मॉरिशस है, ओमान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मिस्र है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजर है। इन देशों से होकर भारत, चीन, ताइवान, इन देशों से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न निकलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब साथियों यहाँ पर आप और ध्यान रखिए जरा, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो स्किप करके जो है अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। चलिए साथियों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ठीक यहाँ से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ठीक है, 82.5 डिग्री। आपको पता होगा कि 82.5 डिग्री जो है ये क्या है साथियों, 82.5 डिग्री हमारी जो है ये पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत मानक समय है, ये हमारा क्या मानक समय। आप देखोगे कि हमारा जो मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है, मानक रेखा कहाँ से ली गई है, हमारा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से लिया गया है ना। पहले ये इलाहाबाद नहीं था, अब मिर्ज़ापुर हो गया एक चीज़। और विश्व का हमने कहाँ से लिया है, ग्रीनविच लंदन से लिया है। और हमारा जो समय है, भारत का जो समय है ये अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगर ट्रेन में 6 बजेंगे तो हमारे यहाँ 6 में 5.5 प्लस कर दीजिए तो 11:30 बजेंगे, है ना, 5.5 घंटे आगे हैं। वो समय कैसे निकालते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे ज्योग्राफी में। दूसरी चीज प्रश्न बनता है साथियों कि हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो एकमात्र जिला है सिंगरौली से होकर ये गुजरती है। अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो
हमारी मानक समय रेखा है किस जिले के सर्वाधिक नज़दीक है। वहाँ पर आपका सिंगरौली ऑप्शन नहीं था, है ना। फिर उसमें जो है आंसर रीवा था, चूंकि रीवा पास में था, है ना। कुछ डिस्ट्रिक्ट इधर के दिए गए थे। आप सॉल्व पेपर अनसॉल्व या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको खुद को अनुमान लग जाएगा। बहुत प्रश्न निकलते हैं यहाँ से, है ना। चलिए, ये चीजें हो गई। दूसरा प्रश्न साथियों, यहाँ से यहाँ के समय देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि हमारा सिंगरौली और झाबुआ दोनों के बीच, देखिए झाबुआ इधर है, सिंगरौली इधर है, दोनों के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि अगर यहाँ पर 7 बजे सूर्य उदित होता है तो यहाँ पर कितने बजे सूर्य उदित होगा, अर्थात दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, लगभग 30 मिनट का अंतर है, अर्थात आधा घंटे का अंतर है। अगर सिंगरौली में 7 बजे सूर्य उदित हो रहा है तो यहाँ पर कितने बजे होगा, 7:30 बजे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि साथियों देखिए अभी हमने पूर्वी देशांतर पढ़ा है, इसमें आप देखिए दोनों के बीच में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है। कैसे 15 डिग्री का अंतर है, आप देखिए जरा, यहाँ पर कितना था आपका 74.9 और इधर क्या है आपका 82.48, दोनों के बीच में आप देखिए कितने का अंतर हो रहा है, लगभग 74, है ना। देखिए कितने का अंतर हो रहा है, तो आप देखोगे कि लगभग आधा घंटे का यहां पर अंतर आता है। ठीक है, आधा घंटे का लगभग यहां पर अंतर आएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है साथियों, देखिए 360 डिग्री हमारी पृथ्वी कितने घंटे में, 24 घंटे में एक राउंड लगाती है। ठीक है, आप देखिए ठीक है, तो अर्थात 15 डिग्री में हमारी जो है, ठीक है, 15 डिग्री में आप देखिए 15 डिग्री है ना, 1 आवर, अर्थात 1 आवर में कितना 15 डिग्री, और यहाँ लगभग कितना है 7.5 डिग्री का अंतर है, तो 7.5 डिग्री का अंतर लगभग कितना आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे है ना, तो 7.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, लगभग आधा घंटे 30 मिनट का अंतराल। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलें साथियों। चलिए, जब मध्य प्रदेश की और भी हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, जैसे कि सर्बस डुआसलाई ब्रांडेरी, अर्थात हमारा जो विशिष्ट प्रजाति का बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, शाहबुलबुल फ्लाई कैचर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखम, जो कि 2013 में जो है इसको मलखम को राजकीय खेल घोषित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा राजकीय जो है फसल क्या है, ठीक है, जैसे सोयाबीन। राजकीय नाट क्या है, माछ। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, ये प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, राजकीय वृक्ष, राजकीय खेल, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, ये अभी हमने क्या बताया, 1 नवंबर सन 2000 पर आधारित है। इससे पहले हम यदि बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश जो है, थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ इसका, बाकी जो है आपको बाद में बताया जाएगा जब हम एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए मध्य प्रदेश को बहुत पहले सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, अर्थात पहले इसको 1860 के आसपास सेंट्रल प्रोविजन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1936 में इसमें बरार क्षेत्र भी शामिल कर दिया गया। इस तरीके से इसका नाम पड़ गया सीपी एंड बरार, और इसको जो है इसकी राजधानी बना दी गई क्या, नागपुर। उस समय हमारे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये विदर्भ क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़, ये सब मध्य प्रदेश में शामिल था। और उस समय मध्य प्रदेश को 1947 में सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ साथियों,
1900 जब देश स्वाधीन हुआ तो फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। मध्य प्रदेश को आप देखोगे 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ पे हमारा पार्ट बी था जो कि पूरी देसी रियासत थी। पार्ट ए में हमारा पूरी ब्रिटिश रियासतें शामिल थी। इसके अलावा पार्ट सी में हमारा महाकौशल और ये जो क्षेत्र था ये शामिल था। ठीक है, इस तरीके से एक और भोपाल रियासत थी। तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी और आपको पता होगा कि एक श्री रामलू नामक व्यक्ति थे जिन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और लगभग 64 या 68 दिन की भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तात्कालिक रूप से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमीशन का गठन किया था जिसका नाम क्या था, फजल अली कमीशन। कौन सा कमीशन, फजल अली कमीशन। और इसके 2 मेंबर थे। ठीक है, एक जो है हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़िक्कर। और इन्होंने भाषाई के साथ साथ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। और आपको पता होगा आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, 1953 में ही गठित हो गया था। साथियों, आगे चल के हमारे यहाँ क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन हुआ और 1956 में। और एमपी सहित क्या हुआ, एमपी सहित 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। इस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर सन 1956 में। ठीक है, कब हुई, 1 नवंबर सन 1956 में। साथियों, राजधानी हमारी मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी, ये राजधानी बनाई